ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मीडियन. ठीक है, फर्स्ट आई विल लिस्ट डाउन द फॉर्मूलाज विच विल बी यूज्ड इन मीडियन. ठीक है, इसमें से जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी पता है. सी, मीडियन में फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा है रॉ डेटा. करेक्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा: रॉ डेटा, टैबुलेटेड डेटा एंड ग्रुप डेटा. ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉ डेटा. रॉ डेटा में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब रॉ डेटा आया, आपको मीडियन फाइंड करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है टू सी इफ एन इज ऑड या एन इज इवन. करेक्ट, एन अगर ऑड है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? एन अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 रेज टू th. ये th क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कौन सा टर्म है वो पता चलेगा आपको. ठीक है, देन यू हैव टू सी दैट टर्म इन दैट अरेंज द डेटा एंड फिर वहां से आंसर आएगा. इवन होगा तो फॉर्मूला इज n/2 रेज टू th प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, ये किसके लिए है फॉर्मूला? इवन के लिए, और ये फॉर्मूला है ऑड के लिए. ठीक है, सही है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है. आप इस पे इसके बेसिस पे सम भी कर सकते हैं. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर दो और टाइप के डेटा है हमारे पास: टैब्यूलेटेड डेटा एंड ग्रुप डेटा. ठीक है, उसके पहले सेकेंड फॉर्मूला मैं आपको दूंगा क्वार्टाइल्स का. क्वार्टाइल्स, व्हाट आर क्वार्टाइल्स? सी, क्वार्टाइल्स क्या होता है? समझो, क्वार्टाइल, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या है? QUA, क्वार, क्वार्टर, क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. करेक्ट, इसका मतलब होता है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. सो क्वार्टाइल्स का भी मतलब यही होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नाउ व्हाट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स? सी, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ से 0 to 100. ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा आफ्टर इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल मोस्ट नंबर होता है, दैट इज द मीडियन. ठीक है, तो मतलब अगर मैं 0 to 100 की बात करूं तो मीडियन क्या होगा? ये हो जाएगा आपको मीडियन. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मीडियन 50% है. ठीक है, क्वार्टाइल का मतलब है कि डिवाइड करना 4 पार्ट्स में. 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, अगर मुझे 0 to 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 2 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे. समझो, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट. करेक्ट, इनकी वैल्यू क्या होगी? इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज 25% एंड दिस इज 75%. सो टोटल ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स ने इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. करेक्ट, सो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्वार्टाइल्स. ठीक है, इसमें से इस मिडल पॉइंट को हम मीडियन नाम देते हैं. ओके, जो नीचे का पॉइंट है इसे नाम देते हैं लोअर क्वार्टाइल. ठीक है, और जो ऊपर का पॉइंट है उसे नाम देते हैं अपर क्वार्टाइल. ठीक है, अपर क्वार्टाइल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल को Q1. ओके, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था मैं आपको. ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मूला दूंगा. समझ में आया ना? Q1 Q3 ये उनके नाम है. ओके, क्वार्टाइल्स के. सो अब क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला, मतलब क्वार्टाइल्स फाइंड कैसे करना है. ठीक है, तो मीडियन के फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है. क्या फॉर्मूला है मीडियन के?
ऑड होगा तो n+1/2 और इवन होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला जो है ये आपने पढ़ा है, ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ना, ये जो मैंने बड़ा सा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जो आप अब तक यूज भी करते हो, ये फॉर्मूला सिर्फ रॉ डेटा के लिए है। रॉ डेटा समझते हो, सिर्फ नंबर्स दिया है तब ये फॉर्मूला। अगर रॉ डेटा नहीं है, दो कौन से टाइप के डेटा है और टैब्यूलेटेड एंड ग्रुप, तो आपको इतने बड़े फॉर्मूला की यूज करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ कितना फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ इतना, n/2 बस। ऑड के लिए सेम ही रहेगा हमेशा, बट इवन के लिए क्या हो जाता है, टैब्यूलेटेड और ग्रुप डेटा में फॉर्मूला छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है, जो हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2, किसके लिए, ऑड के लिए। कॉपी मत करो, मैं लास्ट में बताऊंगा सब कॉपी करने के लिए, टाइम दूंगा मैं आपको, पहले समझ लो एक बार अच्छे से। जब n ऑड है तो फॉर्मूला ये है, जब n इवन है तो फॉर्मूला n/2। किसके लिए, ये टैब्यूलेटेड एंड ग्रुप डेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो आंसर गलत आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट वो लेंदी है, ठीक है। ओके, अब मुझे फॉर्मूलाज चाहिए क्वार्टाइल्स के, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला, लोअर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1, और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला विच इज Q3, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूलाज चाहिए, एंड फॉर्मूलाज चेंज व्हेन द n इज ऑड और n इज इवन, फॉर्मूला चेंज होता है, ओके। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 100, ठीक है। मुझे 100 का 50% फाइंड करना है, तो मैं 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 1/2 से। अगर मैं 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 50% आ जाएगा आंसर, 50 आंसर आएगा, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने में आप क्या करते हो, ये मीडियन क्या है, मीडियन देखो यहाँ पे, ये दिया हुआ है यहाँ पे n+1, इसको आपने डिवाइड बाय 2 किया, मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपको क्या मिला, मीडियन मिलता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मीडियन के लिए डिवाइड बाय 2 होता है, अगर मुझे 25% फाइंड करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट। तो मेरा लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1/4, इससे मुझे लोअर क्वार्टाइल मिल जाएगा, करेक्ट, ठीक है। इसी सेम कॉन्सेप्ट से इवन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, इवन के लिए हो जाएगा n/4⁻⁻th, करेक्ट, ठीक है। अब बताओ मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 75% आएगा, मतलब अपर क्वार्टाइल, 1/3 से 33.33 आएगा, 75 चाहिए मुझे, किससे मल्टीप्लाई करूं, 75/100 को रिड्यूस करो, 3/4, 3/4 से अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 25 जा, एंड 25 into 3 is 75, तो आया 75%। मतलब किसी भी चीज को 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो उसका 75% आ जाता है, ओके, उसका 75% मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n+1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, अपर क्वार्टाइल, यहाँ पे 3n/4 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला फॉर ऑड एंड इवन, ओके, ठीक है। वैसे तो आपको फॉर्मूलाज लर्न ही करने हैं, बट थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन हो जाए तो आपको याद रखने में आसानी होगी फॉर्मूला, ओके। तो अभी ये नाम ने लिख दिया। इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज सिंपली Q3 minus Q1, Q3 minus Q1, Q3 की जो भी वैल्यू है, मतलब जो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू है, माइनस द लोअर क्वार्टाइल वैल्यू, Q3 minus Q1, ठीक है। ये सबके ऊपर देखो, यहाँ पे जितने भी चीज लिखी है ना मैंने, सबके ऊपर TH है, क्योंकि ये सब टर्म है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, ठीक है, कि क्या आंसर है इसका,
ये हो गया। इसके बाद एक छोटा सा नोट लिख देते हैं यहाँ पे, और मीडिया tabulated and grouped data always find cumulative frequency। याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नाइन्थ में किया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिगजैग करके उसको ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत याद है? अब जब टैबलेटेड डेटा करेंगे ना तब हम इसको यूज करेंगे और रिकॉल करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए फर्स्ट पेज पे आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारे फॉर्मूलाज कॉपी करो। ये यहाँ से रॉ डेटा लिखा है वहां से। Then we will start with the exercise. किया ये ऊपर का रॉ डेटा का फॉर्मूला, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। Excuse me, sir. I don't understand the interquartile range. डन, कॉपीड। फर्स्ट 4-5 सम्स में वी डू नॉट रिक्वायर ग्राफ बुक। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक वी विल रिक्वायर ग्राफ बुक, ग्रुप डेटा वाले सम्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? आप पहले अपर क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड करो, लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड करो और उन दोनों को सबट्रैक्ट करो। तो एक सम करेंगे ना तो और क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या है। चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड। ओके,
Exercise 24C. First sum and second sum. Just take a look at the first and the second sum. Simple raw data दिया है and they are asking you to find the median. कर सकते हो ये होमवर्क में, होमवर्क कर सकते हो मतलब, क्योंकि हमने 24D में भी ऐसे सेम सम किए थे, रॉ डेटा दिया हुआ है और हमने मीडियन फाइंड किया है, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करते। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। थर्ड सम में डेटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में एंड फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड द मीडियन। चलो डू इट। अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में केयरफुली एकदम। नंबर्स अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो उनको वापस 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। असेंडिंग में अरेंज किया, टेल मी द वैल्यूज। बहुत सारा है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। यस टेल मी, डेटा अरेंज किया, क्या मिला? अरेंज करके डेटा बताओ क्या आ रहा है। बहुत सारे नंबर है ना। बाप रे,
ठीक है, अब काउंट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 19. 19 मीन्स ऑड. Odd means the formula for median will be n plus 1 upon 2 raised to th. So 19 plus 1 upon 2 raised to th, that is 20 upon 2. मतलब 10th term. So count करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th. ये मिल रहा है 10th term. So your answer of median is 29. Okay, then you have to find the lower quartile. मतलब Q1 वो क्या होता है, ऑड है तो n plus 1 upon 4. ढूंढ लो कौन सा टर्म आता है. और फिर Q3 दैट इज n plus 1 upon 4 और यहाँ पे 3 भी आएगा. सी कौन से टर्म्स आते हैं, और फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा उससे आपको मिलेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1. इसका फुल फॉर्म लिखना आप, ठीक है. चलो फाइंड दिस. Yes, what are the answers? This Q1 is 26. 26 मिल रहा है. फिफ्थ टर्म आया होगा ना, फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म फिर ये आया होगा 35.
15th टर्म आया होगा, ये 15th टर्म। एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा 35 माइनस 26, दैट इज 9। ओके, विषय बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। डन दिस सम। फोर्थ सम कर सकते हो, होमवर्क जस्ट चेक कर लो एक बार। फोर्थ सम कैन बी डन एज होमवर्क। तो हम फिफ्थ सम करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन टैब्यूलेटेड डेटा। ठीक है, फिफ्थ वाला करते हैं। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था इन द फॉर्मूलाज दैट फॉर मीडियन टैब्यूलेटेड एंड ग्रुप डेटा ऑलवेज फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो हमेशा याद रखो, मीन में अगर ग्रुप डेटा होता था तो आप मिड वैल्यूज फाइंड करते थे। ठीक है, मोड में जब ग्रुप डेटा था तब ग्राफ यूज होता था। मीडियन में भी जब ग्रुप डेटा होगा तभी ही ग्राफ यूज होगा, अदरवाइज ग्राफ यूज नहीं होगा। तो टैब्यूलेटेड में भी ग्राफ यूज नहीं होगा। तो टैब्यूलेटेड सॉल्व कैसे होगा, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आपको जो डेटा दिया हुआ है एज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक और कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको याद है लास्ट ईयर किया था। नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करते जाते हैं। रुको, पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ वर्टिकल टेबल में। कितना कर लो फिर मैं बता दो कैसे करना है। आंसर आया? अच्छा, फिर इक्वेशन बनाओ ना, जान के देखो। 2r² बन जाएगा। ठीक है, 42। तो 58 को भी यहाँ लगो। हाँ, तो करो, इक्वेशन क्या बना, r² 2r² हो जाएगा। हाँ, तो डिवाइड बाय 2 करो इक्वेशन, जिससे वो 2 कैंसिल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, नाउ सी हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है 2। ठीक है, फिर इस 2 को नेक्स्ट नंबर से ऐड करो। 2 + 4 6 होता है। 6 को नेक्स्ट नंबर से ऐड करो। 6 + 6 12, फिर 12 को नेक्स्ट नंबर से ऐड। 12 + 10 22। 22 को नेक्स्ट नंबर से ऐड करो 30। 30 को नेक्स्ट नंबर से ऐड करेंगे तो 37। ये आपका फाइनल वैल्यू है। जब आप सारे फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को भी ऐड करोगे तो 37 ही मिलेगा। हमेशा जो नंबर आपको यहाँ पे आता है और जो यहाँ पे आता है वो सेम होता है। लिखा इतना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या है बेसिकली। देखो मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये जो एज 11 है वैसे 2 लोग हैं, एज 12 है वैसे 4, देयर आर 4 पीपल विद एज 12, देयर आर 6 पीपल विद एज 13, देयर आर 10 पीपल विद एज 14। तो मतलब मैं जब सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करता हूँ, ये सारे फ्रीक्वेंसी को, तो मुझे क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, किड्स, स्टूडेंट्स, जो भी होगा। ठीक है, तो मतलब ये 37 क्या है, ये 37 आपका एन बन गया। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो जितने भी नंबर ऑफ डेटा है तो ये एन वही बन गया। तो आपका एन अगर 37 है तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ऑड है ना ये, तो n + 1/2, दैट इज 37 + 1/2, दैट इज 38/2, दैट इज 19th टर्म।
19th टर्म आया, अब ये आंसर तो नहीं है, 19th टर्म जो होगा वो आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी कैसे फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देखना, अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कि अभी 19th टर्म तो मुझे मिल गया है कि 19th टर्म आंसर है, बट इस 19th टर्म को मैं देखूं कैसे? अभी देखो, मीडियन में, मीडियन के पूरे टॉपिक में हमेशा याद रखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्रीक्वेंसी का तो कोई काम ही नहीं होता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही काम होता है हमेशा, ठीक है। तो आपको जो ये 19th टर्म है इसको कैसे देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से नंबर के पहले 19 आता है, कौन से नंबर के पहले? 22 ऐसा नंबर है जिसके पहले 19 आएगा, करेक्ट। 22 ही ऐसा नंबर है जिसके पहले 19 आएगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, आपको ये मिल गया 22 के पहले 19 आता है, तो ये 22 कौन से एज को करस्पॉन्ड करता है? 14, तो दिस 14 इज योर मीडियन। हेलो, एक बार वापस बताता हूँ हमने क्या किया था, और कोई एक दो रैंडम नंबर्स लेके भी समझते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे 19th टर्म नहीं होता, मुझे आंसर आया होता 7th टर्म। तो 7 नंबर किसके पहले आता? 12 के पहले आता, करेक्ट। तो 12 के हिसाब से एज क्या होती? 13, तो मीडियन आपका 13 होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें नियरेस्ट से कुछ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 13th टर्म आता, तो आपको ऐसा नहीं सोचना 13 12 से नजदीक है, ऐसा नहीं। 13 किसके पहले आता है बस वो देखना है। तो 13 पहले आता है 22 के, ठीक है। सो आपका आंसर है 22 को करस्पॉन्ड कर रहा है 14, तो 14 इज योर आंसर, ठीक है। ये होता है टैब्यूलेटेड डेटा। हमने किसका देखा ये? टैब्यूलेटेड डेटा में कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आता है, ठीक है। एनी डाउट्स? तो ट्राई द नेक्स्ट सम, सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन ट्राई करो।
Yes, what is the answer you are getting for question number 6? 39. Yes, others? n क्या आया? n क्या आया था? 60. तो आपका मीडियन कैसे फाइंड किया आपने? मैंने आपको बोला था टैबुलेटेड के लिए बड़ा फॉर्मूला मत यूज करना, n अपॉन 2 यूज करोगे सीधा. सो 60 अपॉन 2 दैट इज 30th टर्म. ठीक है, 30th टर्म. तो उस टेबल के अंदर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना 30th टर्म कहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो 39 के 30th टर्म कहाँ पे आ रहा है आपको उस टेबल में? क्योंकि सेम ही वैल्यू आता है इसमें, मतलब आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही आएगा. तो क्या होगा पता है, यहाँ पे ये 30th आएगा और ये 31st आएगा. दोनों दोनों 30 और 31 दोनों 42 के पहले ही आएंगे. तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 50. क्या 38 39 सर 39 आएगा दोनों के लिए. आपको क्या आएगा पता है? 39 प्लस 39 डिवाइड बाय आंसर 39 आपका आंसर होगा 39. ठीक है, 42 के पहले 30 जो 30 इज बिफोर 42. तो 42 के करस्पॉन्डिंग में 39 इज द वैल्यू इन योर टेबल. तो 39 इज योर आंसर. ठीक है, इसके पहले आता है या इस फॉर्मूला में 2 बार टर्म देखना पड़ेगा. दोनों टर्म सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे एक ही बार करते हैं. एनी डाउट्स हियर? अगर नहीं है तो फिर ग्राफ बुक निकालो. द रिमेनिंग सम्स आर बेस्ड ऑन ग्राफ. तो नोटबुक बंद कर दो, जो वर्किंग करना है वो भी ग्राफ के ही साइड में करना है. ठीक है, yes, ready? Question number 7. Again, find the cumulative frequency. Cumulative frequency is must. टेबल बनाओ प्रॉपर, क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा. First number as it is, then 4 plus 9, 13, 13 plus 15, 28, 28 plus 14 is 42, 42 plus 8 is. So n is 50, means even.
So means what will be the formula? N upon 2. That is 50 upon 2. So 25th term. ठीक है, 25th टर्म. अब अगर आप नॉर्मली करने की कोशिश करो तो 25 किसके पहले आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके पहले आता है? 28 के पहले आता है. तो 28 के हिसाब से आंसर क्या होगा? मतलब एक क्लास मिल रहा है, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, एक पूरा रेंज मिल रहा है कि 20 और 30 के बीच में आएगा. तो मुझे एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए, परफेक्ट वैल्यू चाहिए. तो इस वैल्यू के लिए मुझे ग्राफ करना पड़ता है. ओके, देखो मोड में भी ऐसे ही होता था. आपको एक क्लास मिलता था तो उसको परफेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ता था, हिस्टोग्राम बनाना. तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ग्रुप डेटा के लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना. ठीक है, तो अभी यहाँ पे से लाइन ड्रॉ करो. आप लोग 2 सेंटीमीटर छोड़ के भी कर सकते हो. आप लोग यहाँ से भी बना सकते हो लाइन, ऐसे जो मैंने रेड से बनाया ना, आप लोग ऐसा भी बना सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा. अब ध्यान से देखना एक एक चीजों को. ठीक है, एक एक सम समझ में आ गया तो बाकी सब इजी है, सेम है सब. सो यहाँ पे 0. नाउ दिस क्लास इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑन द वाई एक्सिस. मैंने आपको बताया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट. सो क्लास आएगा एक्स एक्सिस में, तो मतलब एक्स एक्सिस में मैं नंबर्स दूंगा 0, 10, 20, 30, 40, 50. ओके, and on the y-axis I have to plot the cumulative frequency. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50 है. तो मैं इंटरवल लेता हूँ 5 का, 5 का इंटरवल लेते हैं. ठीक है, so 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. कितना बना? कितना प्लॉट किया? ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना. ध्यान दे ही रहे हो आप, और अच्छे से. ठीक है, अब हमें प्लॉट क्या करना है, किस वैल्यूज को प्लॉट करना है इस टेबल में से. सो ये जो क्लास है ना, इस क्लास में से जो अपर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है वो एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दीज टू वैल्यूज आर टू बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ. जिससे हमें क्या मिलेगा? जिससे हमें मिलेगा ओजाइव. क्या कहते हैं इसे? ओजाइव. और ये ओजाइव हमें हेल्प करेगा मीडियन फाइंड करने में. मीडियन, क्वार्टाइल्स, कुछ भी है, इस ओजाइव से हमें मिलेगा. ओके, तो अभी इन दोनों को कैसे प्लॉट करना है? तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो एक्स में 10 और वाई, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? 10,4. सेकेंड पॉइंट हो गया आपका 20,30. ठीक है, एंड सो ऑन 30,28. ये जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, वैसा नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती है.
ठीक है, तो इसको प्लॉट कैसे करना है, तो 10 यहाँ पे है और 4 क्या पे आएगा, 4 यहाँ से आएगा। ठीक है, ये लाइंस मत बनाना, लाइंस में डायरेक्ट पॉइंट प्लॉट करना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। दो छोटे बॉक्स एक यूनिट होता है, याद रखो 2 सेंटीमीटर ग्राफ बुक में 2 छोटे बॉक्स का एक यूनिट बनता है। दो छोटे बॉक्स का एक यूनिट बनता है, तो इसीलिए ये आपका 1 2 3 4 ऐसे बनेगा और ये आपका 5 बनता है। फर्स्ट पॉइंट मिला 10,4। यस, सेकंड पॉइंट है 20 और 13, तो 20 और 13 कुछ यहाँ पे आएगा। Then next point is 30 and 28, so 30 and 28, 40 and 42 and 50-50 प्लॉट कर, अच्छे से प्लॉट करना। प्लॉट किए पॉइंट्स सबने, यस ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब ओजाइव है ना, एक कर्व होता है, कर्व, ओजाइव इज अ कर्व। तो जब आपको इन पॉइंट्स को जॉइंट करना है ना, यू कैन नॉट यूज अ रूलर और स्केल, आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको फ्री हैंड ज्वाइन करना है और एकदम स्मूथली ज्वाइन करना होता है जिससे वो एक कर्व दिखे। ओके, एक कर्व जैसे दिखना चाहिए, मतलब आपका ओजाइव जनरली देखो ऐसे शेप का बनता है, ऐसा एक ओजाइव आपका ऐसे बनता है, ऐसे जनरली एक नॉर्मल शेप है। तो वैसे स्मूथली आपको बनाना है, जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको भी इतना स्मूथली बनाना है। बन रहा है, देखा, ऐसा ही बनना चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा, ये नहीं होना चाहिए, स्मूथली बनना चाहिए और बनेगा। ज्वाइन करो अच्छे से।
यस, डन एवरीवन। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा मीडियन ढूंढने का। ठीक है, मीडियन क्या था? 25th टर्म था। ये 25th टर्म आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हो। ठीक है, अब ये जो ग्राफ आपने बनाया है इसमें आपके y एक्सिस ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये है आपका क्लास। मार्क करो, ऐसे लेबल करो इनको। इसको लिखो x एंड दिस इज y एक्सिस। ये लेबल करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी ऑन द y एक्सिस। Always cumulative frequency will be on the y-axis. प्लॉट किया, लेबल किया। अब 25th टर्म, ये जो 25th टर्म है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे है। मैं रेड से करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये है 25th टर्म यहाँ पे। ठीक है, इस 25th टर्म से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ ओजाइव तक। ओजाइव तक एक स्ट्रेट लाइन। अब आप मीडियन फाइंड कर लीजिए। 25th टर्म इज योर मीडियन। तो ओजाइव तक 25 से ओजाइव तक एक वैल्यू, एक लाइन ड्रॉ करो। स्केल से करो, एकदम सीधा किया। अब ये जो पॉइंट मिला है ओजाइव के ऊपर, इस पॉइंट को नीचे ट्रेस करो। गट्टी पे जरूरी कहाँ भी कहीं भी आ सकता है ना वो पॉइंट, सीधा जहाँ पे भी आया वो देखो आप कहाँ पे आ रहा है। मुझे 28 आ रहा है, मेरा सही है। यस करेक्ट विशाल, 28 सही है। Now see, now this is a curve, correct? तो सब जब बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसीलिए ओजाइव में एरर ऑफ +-1 इज कंसिडर्ड। मतलब अगर करेक्ट आंसर 28 है, अगर आपको 27 भी आया या 29 भी आया तो भी इट इज कंसिडर्ड राइट। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 27 से 29 के बीच में होना चाहिए। ओके, देन इट इज करेक्ट। मतलब और डेसिमल में भी चलेगा, 27.5 या 28.5 भी चलेगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, और ये चीज मत भूलो, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज 1 यूनिट। ये चीज भूलो मत, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज 1 यूनिट। हाँ, नीचे एक एक का ही डिफरेंस। हाँ, तो 29 भी करेक्ट, ठीक है, लेकिन 28 ज्यादा करेक्ट। मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। 28 आया, ठीक है। अब स्केल लिखो, स्केल नहीं लिखा आप लोगों ने। स्केल लिखो, फिर आपका सम कंप्लीट है। नहीं, एक और चीज बाकी है। स्केल लिखो यहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, जो भी आपने लिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या लिया होगा। एक्स में मैंने लिया है 10 यूनिट्स और वाई में मैंने लिया है 5 यूनिट्स। क्यों 1 सेंटीमीटर? ये 2 सेंटीमीटर ग्राफ पे। अरे ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 यूनिट्स आएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, आपने ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है यहाँ पे,
ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से फिर इसको नीचे ट्रेस किया, ये आपकी मीडियन की लाइन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मीडियन एंड आपको एरो बनाना है ऐसा, ये बताना है कि 25 आपने कहाँ से लेके कहाँ ट्रेस किया, तो दिस एरो इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर सोचो अगर आपको यहाँ पे अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल बोलते, समझो बाय चांस अगर आपको बोलते तो आप क्या करते, समझो अपर क्वार्टाइल अगर आपको फाइंड करने कहते तो अपर क्वार्टाइल इज 3n/4। ठीक है, सो 3 × 50/4 तो कितना आता, 150/4, तो 37.5 आता शायद, 37.5 आता। ठीक है, टर्म TH 37.5, तो ये 37.5 को आप कहाँ पे लेते, ये जो टर्म आता है इसको आप कहाँ पे लेते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ पे ये है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 37.5 कहाँ पे आएगा, एक रफली मैं बताता हूँ खाली, रफली वो कुछ समझो यहाँ पे आएगा 37.5 मेरे इसमें। ठीक है, तो 37.5 से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा ओजाइव तक, और फिर ओजाइव से उसको नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, और जो भी आंसर मुझे यहाँ पे आएगा दैट विल बी द अपर क्वार्टाइल। समझ रहा है, और इसको भी एरो बनाना पड़ता है और यहाँ पे लिखना पड़ता है अपर क्वार्टाइल। समझ गए, अगर पूछते तो ऐसा करना पड़ता है। ओके, समझ में आया, हो जाए पक्का। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क है, बट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ उसकी एक छोटी सी चीज को डिस्कस कर रहा हूँ उस सम के, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो इन क्वेश्चन नंबर 8 when I will draw the x axis and the y axis, जब मैं x axis ड्रॉ करूंगा, x axis पे मैं वैल्यूज क्या लूंगा, देखो जरा 10 15, 10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो हमारे वैल्यूज है वो 10 से, तो मैं यहाँ से 10 से स्टार्ट करूंगा, 10 15 20 25 30। ठीक है, वो तो प्लॉट करते वक्त, ग्राफ बनाना है तो स्टार्टिंग से ही बनाना है, हर एक नंबर आना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ 35 तक बनाया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका इंटरवल कितना है, 5, बट यहाँ पे इंटरवल कितना है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, किंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका नंबर्स प्लॉट होंगे, समझो इधर 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर्स प्लॉट होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो आपका जो ओजाइव है वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 से ऐसे आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, समझ रहे हो, ऐसा आपका ओजाइव बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो खाली ये एक चीज थोड़ी सी अलग थी जो मैंने डिस्कस कर ली, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 अभी कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये होमवर्क करना, याद रखना, किंक किंक वाला पार्ट था इसमें, किंक। ठीक है, इसको किंक बोलते हैं, समझ गए। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप ग्राफ पेपर को रेडी कर दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्क्स और आगे लिखा है लेस देन, करेक्ट? ये लेस देन लिखा है, इस लेस देन को अंडरलाइन करो, स्टार करो, हाईलाइट करो, सब करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिठा देता हूँ ना, आप साथ ही चल जाओ, मैसेज कर दो, देखते हो मान देख। सी, तो अब देखो, आपको ये डेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको देख के लग रहा होगा ये टैबुलेटेड डेटा है, सिंगल वैल्यूज है ना, ठीक है, बट ये लेस देन जो है ना, दिस शोज दैट दिस इज नॉट टैबुलेटेड डेटा, ये ग्रुप डेटा है। कैसे ये ग्रुप डेटा है? सी, देयर सेड मार्क्स इज लेस देन, मतलब जो 10 लिखा है वहां पे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है 5, मींस लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 0 to 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, और फ्रीक्वेंसी भी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मतलब डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको, फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है, हम यूज भी नहीं करते और सम में दिया भी नहीं है। तो ऐसे जो भी सम्स आते हैं ना जहाँ पे आपको लेस देन या कभी मोर देन भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, इन सम्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली दी होती है, ठीक है। इसका मीनिंग भी बताता हूँ मैं, लेस देन 20 लिखा है तो उसको मैं 10 to 20 करता हूँ, फिर 20 to 30, 30 to 40, ऐसे बहुत बहुत सारा डेटा है यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिखो, ऐड नहीं करना, ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, ऐड करने की जरूरत ही नहीं। क्या ढूंढने के लिए? ये लास्ट टर्म डायरेक्टली 80 लास्ट, यही आपका एन होता है, ठीक है। लास्ट टर्म जो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर एन। तो आपका मीडियन क्या होगा? n/2, दैट इज 80/2, 40th टर्म, ग्राफ चाहिए, फिर भी आपको एग्जैक्ट 40 दिया है तो आपको पता चलेगा 40 है, बट 40 में कौन सा टर्म है 30 to 40 के बीच में से, वो आपको नहीं पता, तो हो जाए चाहिए आपको। अभी प्लॉट क्या करना होता है? अपर लिमिट ऑफ मार्क्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। चलो स्टार्ट करो प्लॉट। अच्छा एक मिनट, आप ये क्या लोगे,
यहाँ पे वैल्यूज क्या ले रहे हो? 0 to 10, हाँ ये तो प्रॉपर ही है। 40, 50, 60, 70, 80 तक आ रहा है मेरा, शायद आपका 90 तक आएगा। हाँ तो चलेगा, 90 तक आया बहुत है, हमें जरूरत भी नहीं है आगे के नंबर्स की। सी याद रखो, मीडियन में समझो आपका ओजाई वैसे बना, ठीक है, तो ओजाई में हमेशा जो आंसर्स होते हैं ना वो इस एरिया में से मिलते हैं। ये लास्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्स्ट और लास्ट से, ठीक है। तो कोई एक आध नंबर अगर नहीं भी आ रहा है तो भी इट्स ओके। और बाय एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या इंटरवल लेंगे? हमें 80 तक चाहिए, 10 का इंटरवल लेना पड़ेगा, 5 से तो नहीं काम होगा। प्लॉट करो, हाईलाइट करो नंबर्स। टेन एंड 5, 20 एंड 24, 30, 37। इंटरवल्स 10 के ही है, हाँ? तो आपको वो 2 बॉक्सेज इज इक्वल टू 1 यूनिट नहीं करना है यहाँ पे, इस बार इंटरवल 10 का ही है। फोर्टी के लिए 40, 50 के लिए 42, 70 के लिए 70, 80 के लिए 77, फिर ऑलमोस्ट सेम ही है वैल्यूज, 77, 79, 80, स्ट्रेट ही लाइन आएगी ऑलमोस्ट। पॉइंट्स प्लॉट किए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया पिछले सम में, कि जो पॉइंट्स आप लिखते, ये जो पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं ना, इनके ऊपर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। मतलब 10,5, दिस इज 20,24, दिस इज 30,37, ये लिखना है, ठीक है। ये पिछले सम में भी ऐड कर देना। ठीक है, और फ्री हैंड ज्वाइन करो अच्छे से। देखो कैसा कर्व आना चाहिए, अच्छा। शार्प कर्व नहीं आना चाहिए, ठीक है। So what will be the median? Median is 40th term. तो 40th टर्म से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, हो जाए तक, ये एग्जैक्टली 40 पे ही आ रहा है, इसको नीचे ट्रेस करोगे, यू विल गेट द मीडियन। हम्म, 40th टर्म से मीडियन क्या मिला? 40।
सेकेंड क्या पूछा है? लोअर क्वार्टाइल भी पूछा है, मीन्स n/4 मीन्स 80/4 20th टर्म। देखो आपको क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है 18 आ रहा है, मुझे 18। नाइनटीन आ रहा है। Q3 के लिए कौन सा टर्म आ रहा है? सिक्सटीथ टर्म। 60 के लिए लेट मी ड्रॉ लाइन। वेरी गुड। एरोस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। 66 आ रहा है मुझे भी आंसर। तो अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा होता तो क्या होता? 66 माइनस 18 होता अगर पूछा होता तो। Write the scale 10 units on both the axes. Done all of you? Any doubts? Are you getting these values Q3 and Q1 properly? $67 is also correct. क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो अलग करेंगे। अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में अभी ओजाइक में क्या होता है, अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये इतना सम आता है, इसके साथ कुछ सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चंस हमें सीखना बाकी है, तो दैट वी विल स्टडी इन 24E, ठीक है। ओके, so we'll stop here today.